subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the Alzheimer disease, the basic pathophysiology and the drugs pharmacology. मीन्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्जाइमर डिसीज़ के बारे में, हम बात करेंगे उसके बेसिक पैथोफिजियोलॉजी के बारे में और हम बात करेंगे उसके बेसिक ड्रग्स ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये जो वीडियो है वो आपके सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी और आपके फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको डिटेल नॉलेज हो सके। और जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ कि आपको फार्माकोलॉजी पढ़ने से पहले पैथोफिजियोलॉजी को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए जो है ये वीडियो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology or pathophysiology, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So एल्जाइमर डिसीज़ बात करें हम लोग एल्जाइमर डिसीज़ की, तो इसको हम मेमोरी डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस डिसीज़ में बेसिकली आपकी जो मेमोरी है, जो लर्निंग पावर है, जो आपकी रिकॉग्निशन कैपेसिटी है या जो लर्निंग एबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। इसको हम एक तरीके से डिमेंशिया भी बोलते हैं या फिर कॉग्निटिव डिसफंक्शन भी हम बोलते हैं। तो बेसिकली एल्जाइमर डिसीज़ इज़ द कॉमनेस्ट प्रोग्रेसिव डिमेंटिंग and neurodegenerative disease in elderly more than 65 ईयर। तो बेसिकली ये एक तरीके से ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, आपके ब्रेन में होते हैं। ये एक तरीके से न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, मीन्स इसमें न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन होगा या डैमेज होगा। सेकेंडली ये प्रोग्रेसिव है, मीन्स क्रोनिकली आपके एज के साथ में बढ़ते जाएगा। उसके अलावा ये आपके डिमेंसिंग है, मीन्स डिमेंशिया को इंडिकेट करता है। जो बेसिक फीचर्स हैं वो आपके डिमेंशिया ही हैं, मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी है, आपके जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन है वो हैं। उसके अलावा जो है बेसिकली ये आपके जो एल्डरली पेशेंट्स हैं एक एज के बाद, लगभग 65 एज के बाद जो है ये जो डिसीज़ हैं वो प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उस एज के बाद जो है आपका जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं या न्यूरॉन्स जो है लॉस होने लगते हैं। उनमें जो साइनेप्स हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है, लर्निंग कैपेबिलिटी है, रिकॉग्निशन कैपेसिटी है, वो एक तरीके से जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के अंदर जो साइनेप्स हैं, उन साइनेप्स की वजह से होता है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइनेप्स होगा उतनी ही अधिक उसमें सिग्नलिंग पावर होगी। जैसे जो साइनेप्स हैं वो कि डिस्टर्ब होंगे, साइनेप्स लॉस होगा, लूज़ होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं या इम्पल्स हैं वो प्रॉपरली कन्वे नहीं हो पाएगा एक न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स पे। तो इसलिए जो है इस डिसीज़ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होते हैं, लॉस होते हैं और आपके जो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर कन्वे नहीं हो पाते हैं। इसलिए एक तरीके से ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं जो कि डिमेंशिया को इंडिकेट करते हैं। एंड एल्जाइमर डिसीज़ जो नाम है वो एक तरह के साइंटिस्ट का नाम ही है, जो आपके एलोइस एल्जाइमर इज ए जर्मन साइंटिस्ट दैट डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड पैथोफिजियोलॉजी और पैथोलॉजी ऑफ द एल्जाइमर डिसीज। द बेसिक फीचर्स ऑफ दिस डिसीज आर न्यूरनल लॉस, मीन्स इसमें न्यूरॉन्स का लॉस होगा, खासकर आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया पे। प्लेक्स या फिर न्यूराइटिस, जो इन्फ्लामेशन होगी, इसको बोलते हैं न्यूरो इन्फ्लामेशन, न्यूराइटिस, जिसमें जो है बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स जमा होंगे। उसके अलावा आपका न्यूरोफाइब्रिलरी टेंगल्स, जो कि आपके न्यूरोफिलामेंट्स हैं वो आपके एक्यूमुलेट होंगे आपके सेल्स के अंदर में, और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपके न्यूरॉन्स का वो डिस्टर्ब होगा। तो बेसिकली ये तीन ही मेन फीचर्स हैं आपके एल्जाइमर डिसीज़ के। बात करें इसके एरिया की, जैसे हमने कहा इट अफेक्ट ऑन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में है उसके अंदर में जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपके न्यूरोजेनिक पाथवेज हैं, खासकर न्यूरोट्रांसमीटर्स पाथवे हैं, वो अफेक्ट होंगे, खासकर आपके ग्लूटामिनर्जिक और आपके कोलिनर्जिक, जो कि हम आगे और बात करेंगे। तो ये एरिया आपके अफेक्ट होगा, इसके अंदर पे ही आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होंगे या लॉस होंगे। बात करें इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की या साइन एंड सिम्टम्स की, तो ये आपके जो स्टेजेस हैं आपके एल्जाइमर डिसीज़ के उस पर डिपेंड करता है, मिल्ड टू सीवियर। तो उस तरीके से जो है आपके जो सिम्टम्स हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। जैसे कि बात करें हम लोग, पहला है आपका मिल्ड, मीन्स आपके स्टार्टिंग केस में आपका जो एल्जाइमर हुआ होगा अभी वो हाईली सीवियर नहीं हुआ होगा। उस केस में जो है आपके जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो होंगे आपके मेमोरी लॉस, लैंग्वेज प्रॉब्लम, बिहेवियरल चेंजेस, जजमेंट इम्पेयरमेंट। तो ये कुछ बेसिक्स आपके सिम्टम्स होंगे आपके मिल्ड एल्जाइमर के केस में। और ये जो सारे जो फंक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू ही होता है, इसलिए यहाँ के न्यूरॉन्स डैमेज होने से ये सिम्टम्स आपको आएंगे। बात करें लोग मॉडरेट कंडीशन पे,
तो इसमें जो बिहेवियरल और पर्सनालिटी चेंजेस होंगे ही, आपके जो अनेबल टू लर्न एंड रिकॉल द न्यू इन्फो, तो आप उस एज के बाद जो है कोई भी नया चीज़ें जो है सीख नहीं पाएंगे, प्रॉपरली लर्न नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली रिकॉल नहीं कर पाएंगे। मीन्स आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो ईजिली लॉस हो जाएगी, आप उसको याद नहीं रख पाएंगे। इसके अलावा आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, शॉर्ट के अलावा लॉन्ग टर्म भी मेमोरी लॉस भी आपको हो सकता है। जो आप पुरानी बातें हैं भी आप भूलते जाएंगे। कई बार आपको जो है पर्सन के नेम याद नहीं होते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के नाम भी आपको याद नहीं रहते हैं। उसके अलावा आपका कन्फ्यूज़न एंड एग्रेशन, तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं आपके मॉडरेट कंडीशन के। बात करें सीवियर की, तो जो भी फंक्शंस होंगे वो तो होंगे ही, उसके अलावा आपका मोटर डिस्टर्बेंस भी होगा। जाहिर सी बात है आपका जो मोटर फंक्शंस है, आपका जो हाथ पैर है या वॉलंटरी कंट्रोल्स हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे और आपके मोटर बिहेवियर भी सही ढंग से काम नहीं करेंगे। सो दीज आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ द एल्जाइमर डिसीज। नाउ कम टू द बेसिक टर्म्स यूज्ड इन द एल्जाइमर डिसीज रिगार्डिंग द सिम्टम्स। तो टर्म्स है आपका कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि यूज़ होते हैं आपके एल्जाइमर डिसीज़ में। वो है आपके एफेसिया। एफेसिया जो है एक तरीके से उसको हम बोलते हैं डिस्टर्बेंस इन द लैंग्वेज फंक्शंस, जो कि सिम्टम्स हैं, मीन्स एफेसिया होगा। सेकेंड है आपका एप्रेक्सिया, मीन्स इम्पेयरमेंट ऑन मोटर फंक्शंस, मतलब मोटर फंक्शन भी डिस्टर्ब होंगे, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर आपका एग्नोसिया। एग्नोसिया मीन्स होता है आपका इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनके नाम आपको प्रॉपर याद नहीं हो पाएंगे, आप भूल जाएंगे। एक है आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, मीन्स इनएबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। तो आप एक जो समराइज वे पे हम जब थिंक करते हैं वो थिंकिंग एबिलिटी भी आपको लॉस हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं, टर्म्स हैं आपके एल्जाइमर डिसीज़ के इंडिकेटिव के रूप में। बात करते हैं इसके इटियोलॉजी की या रिस्क फैक्टर्स की, तो वो है आपके एजिंग, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्योंकि एजिंग के दौरान जो बहुत सारे आपके जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं, उसमें से एक न्यूरॉन्स भी हैं तो भी डैमेज होंगे, तो उससे भी आपको एल्जाइमर डिसीज़ होगा। तो ये एजिंग के साथ आपके जो डिसीज़ की सीवियरिटी है वो भी बढ़ते जाएगी। और उसके अलावा है आपका एजिंग, मीन्स एजिंग बेसिकली कॉज द प्रोग्रेसिव ऑफ द न्यूरल लॉस। एंड सेकेंड आपका हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलिटस, हाइपरलिपिडीमिया, डाउन सिंड्रोम, स्मोकिंग एंड एल्कोहल। तो ये कुछ डिसीज़ हैं, ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये कुछ आपके मेडिकल कंडीशंस हैं जो कि एल्जाइमर डिसीज़ को इन्हेंस करेंगे। अल्टीमेटली ये जो सारे जो पाथवे हैं वो एक तरीके से आपकी बॉडी के अंदर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करेंगे या बढ़ाएंगे। उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो आपके ब्रेन के अंदर में जो न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं और अल्टीमेटली आपको एल्जाइमर डिसीज़ होने लगेगा एक लॉन्ग टर्म के बाद। मीन्स ये क्रोनिक वे पे आपको अगर रहा, अगर आपके क्रोनिक वे पे आपको डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है या हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तब जाके आपको एल्जाइमर हो सकता है। या बात करें कि नॉर्मल पेशेंट के थ्रू जिनको ये सब बीमारी नहीं है उनको एल्जाइमर होने के चांसेस कम होते हैं, जिनको ये बीमारी होती हैं उनको ये चांस जो हैं बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं। बात करें जेनेटिक की तो कुछ ना कुछ जीन्स इन्वॉल्व होंगे जिनमें म्यूटेशंस होंगे, वो हैं आपके एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स, जिसको हम APP बोलते हैं, और वो होते हैं आपके प्रीसेनिलिन जीन PSEN1 एंड PSEN2। तो ये जो एमाइलॉइड प्रिकर्सर्स हैं वही एक, और ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स जो हैं आपके इनकोड करते हैं एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स को। ये फिर जो आपके एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स हैं वो बनाते हैं एमाइलॉइड में। तो इस प्रिकर्सर पे 3 एंजाइम बेसिकली काम करते हैं जो कि इसको आपके कैटालिटिक एक्टिविटी करते हैं। वो है आपके अल्फा सिक्रीटेस, बीटा सिक्रीटेस और गामा सिक्रीटेस। अल्फा सिक्रीटेस एक तरीके से गुड है, मतलब अगर उसके थ्रू अगर इस एमाइलॉइड प्रिकर्सर का मेटाबॉलिज्म होता है तो एक तरीके से उसमें एमाइलॉइड फॉर्मेशन बहुत कम होगा या डिपॉजिट नहीं होगा, वो इजीली स्किट आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश आपके BACE1 जीन जो कि आपके बीटा सिक्रीटेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उस पर म्यूटेशन होगा या फिर गामा सिक्रीटेस में म्यूटेशन होगा, तो इनकी वजह से जो आपके बीटा एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन्स का जो मेटाबॉलिज्म होगा उससे जो बनेगा आपका एमाइलॉइड वो इजीली आपके डिपॉजिट हो जाएंगे आपके ब्रेन के अंदर में, और वो एक तरीके से स्किट आउट बहुत ही कम हो पाते हैं। इसलिए इनके कारण जो हैं जो भी आपके बनेंगे एमाइलॉइड प्रोटीन्स वो आपके लिए हाईली डेंजर होगा एल्जाइमर के केस में। इसके अलावा जो है आपके E4 एलेल ऑफ एपोलिपोप्रोटीन E, ApoE जो हैं इसके म्यूटेशन होने की वजह से जो है एल्जाइमर डिसीज़ के रिस्क जो हैं बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक रिस्क फैक्टर्स फॉर द एल्जाइमर डिसीज़। नाउ कम टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एल्जाइमर डिसीज़। तो कुछ बेसिक पाथवेज हैं। फर्स्ट है आपका, जैसे हमने कहा,
न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीज मीन्स इसमें न्यूरॉन्स का लॉस हो जाएगा, मीन्स जो सिनेप्स हैं वो भी लॉस हो जाएंगे, मीन्स न्यूरल डैमेज मीन्स लॉस ऑफ न्यूरॉन्स एंड द साइनेप्स विद इन द कॉर्टेक्स एरिया, ओके, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया। उसके अलावा आपका इसमें जो है सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया पे जो न्यूरॉन सिग्नल्स कम होंगे, जाहिर सी बात उसकी जो उपयोग है वो कम होगा और वो एट्रोफी हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल एट्रोफी। और उसमें जो आपके कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं या कोलिनर्जिक न्यूरो ट्रांसमिशन के जो पाथवेज हैं वो लॉस होंगे। और यही जो कोलिनर्जिक सिस्टम्स हैं आपके ब्रेन के अंदर में जो हैं लर्निंग एंड मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये न्यूरॉन्स लॉस होंगे तो आपकी लर्निंग और मेमोरी कैपेबिलिटी भी कम होगी। इसलिए हम इसमें एंटी कोलिन स्ट्रेस ड्रग देते हैं जो कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा और आपके मेमोरी और लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा, मीन्स दे इन्हेंस द कोग्निटिव फंक्शन ऑफ द इन द एल्जाइमर डिसीज, ओके। उसके अलावा है इम्बैलेंस ऑफ ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स। तो जो आपका ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं जिसको हम बोलते हैं एनएमडी रिसेप्टर्स हैं या फिर ग्लूटामिनर्जिक पाथवेज हैं, वो एक्साइटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर वो हाईली एक्टिवेट हो गए हैं तो कहीं ना कहीं वो न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम बोलते हैं एक्साइटोटॉक्सिसिटी। तो इसलिए इसका भी जो इन्हिबिशन होना जरूरी है। इसकी हाइपर एक्टिविटी से भी आपको एल्जाइमर हो सकता है, बिकॉज हाईली एक्टिविटी ऑफ ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स में कॉज द न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट इन द ब्रेन। एंड नेक्स्ट इज अ जेनेटिक म्यूटेशन, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इन जिन के म्यूटेशन से आपको एल्जाइमर हो सकता है। नेक्स्ट इज द डिपोजिशन ऑफ द बीटा एमिलॉइड प्रोटीन एंड रिजल्टिंग इन द न्यूराइटिक सेनाइल प्लेक और दैट मे कॉज न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट्स और न्यूरो इन्फ्लामेशन। तो एक तरह से न्यूरो इन्फ्लामेटरी ये पाथवेज हैं, मतलब आपके इन जीन के म्यूटेशन होने के कारण जो है आपकी बॉडी के अंदर में, ब्रेन के अंदर में खासकर आपके बीटा एमिलॉइड प्रोटीन्स डिपॉजिट होंगे और एक तरीके से वो न्यूरो इन्फ्लामेशन और न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, जिससे आपको एल्जाइमर हो सकता है। नेक्स्ट इज द न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स and they are the filamentous collection of the neurofilaments and the microtubules within the cell which present on the cytoplasm of the neurons। तो एक तरीके से जो आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम से न्यूरॉन्स का वो मेंटेन करते हैं। जो टाउ प्रोटीन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। टाउ प्रोटीन की डिफेक्ट होने से जो है आपकी ये चीज़ें जो होंगी और आपको एल्जाइमर डिसीज हो सकता है, क्योंकि ये आपके ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम नहीं करेंगे तो आपके जो न्यूट्रिशन हैं, आपके जो आयंस हैं वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो पाएंगे। सो दीज आर द बेसिक पाथवेज फॉर द एल्जाइमर डिसीज। नाउ कम टू द ड्रग ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑफ द डिसीज। तो फर्स्ट इज द बाय द न्यूट्रिशन। तो कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने जो मेमोरी या लर्निंग पावर है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। खासकर आपके जिंको बिलोबा इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग। उसके अलावा आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, कुरकुमिन और विटामिन ई। इसलिए जो है मल्टीविटामिन ड्रग हैं, खासकर रिवाइटल हैं जिसमें जिंको बिलोबा होते हैं, जिनसेंग होते हैं, वो कंटिन्यू लेने से जो आपके न्यूरोनल डैमेज है वो स्लो डाउन हो सकते हैं। हम इन डिसीज़ के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। ये प्रिवेंटिव है, ये कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। उसके बाद वी कैन आल्सो यूज़ द कॉग्निटिव इन्हेंसर, क्योंकि आपके एल्जाइमर में डिमेंशिया इज़ द मेन फीचर। डिमेंशिया होने की वजह से जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो लॉस होंगे, जो लर्निंग एंड मेमोरी पावर है वो कम होंगे, इसलिए हम कॉग्निटिव इन्हेंसर दे सकते हैं। फर्स्ट इज़ द एंटी कोलिन स्ट्रेस ड्रग और कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स। तो ये जो ड्रग्स हैं वो आपके कोलिन स्ट्रेस एंजाइम जो कि स्टाइल कोलिन को मेटाबोलाइज करता है उसको इनहिबिट करता है। उसको इनहिबिट होने के कारण जो है एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये जो ड्रग हैं आपके रिवास्टिगमाइन, डोनेपेजिल, गैलेंटामाइन, ये ड्रग एक तरीके से ब्रेन के लिए सिलेक्टिव की तरह काम करते हैं। बाकी जो और ड्रग हैं कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर लाइक फाइसोस्टिगमाइन, नियोस्टिगमाइन, वो पेरिफेरली काम करते हैं। ये जो ड्रग हैं आपके सिलेक्टिवली आपके ब्रेन के अंदर में जो कोलिन स्ट्रेस एंजाइम हैं उनको इनहिबिट करते हैं और बेहतर तरीके से ये ड्रग काम कर सकते हैं आपके कोलिन एनर्जिक न्यूरॉन्स की जो इनहिबिशन है उसको बढ़ाने के लिए, मतलब कोलिन एनर्जिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आपके ब्रेन एल्जाइमर के केस में जो है कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम होती है, तो हम ये ड्रग देंगे तो आपके ब्रेन के अंदर जो कोलिन स्ट्रेस एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाएगा। उसके थ्रू मेटाबॉलिज्म कम होगा, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ेगा, उसके थ्रू जो है आपके कोलिनर्जिक एक्टिविटी इन्हेंस हो जाएगी और ये आपके ब्रेन सेलेक्टिव हैं। ये हाईली लिपिड स्लो ड्रग हैं, इसलिए इजीली ब्रेन तक क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट इज द ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट लाइक मेमांटीन, जो कि न्यू ड्रग है जो कि आपके ग्लूटामेट की एक्टिविटी को कम करता है और न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट को कम करता है। उसके अलावा बहुत सारे और ड्रग हैं लाइक पैरासिटाम, सिटीकोलिन, पायरिनिटॉल एंड डाइहाइड्रोइड्रोटॉक्सिन और जिंको बिलोबा।
जो कि हम यूज़ करते हैं एल्जाइमर के केस में। उसके अलावा बहुत सारे ड्रग हैं। जब हम बात करेंगे ड्रग फार्माकोलॉजी की डिटेल में, तो हम बात करेंगे कुछ और नए ड्रग के बारे में, खासकर आपके जो ये एंजाइम्स हैं, बीटा सेक्रेटेस, गामा सेक्रेटेस, उसके इंटर को लेकर, या फिर हम बात करेंगे जीन थेरेपी को लेकर। सो दीज आर द बेसिक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एल्जाइमर डिसीज एंड द बेसिक drugs used in the Alzheimer disease or anti-Alzheimer drugs. So if you want to know this lecture, please take a screenshot, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.